नमस्कार, आप देख रहे न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का 16 से 21 नवंबर तक विदेश का दौरा है। नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना में यहाँ पर यात्रा करेंगे और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के लिए काफी तरीके से आप देखिए अहम दौरा, लेकिन पूरे भारत के लिए भी अहम दौरा। ब्राजील में यहाँ G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और नाइजीरिया का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार आप देखिए हर किसी की नजर किस तरह से बनी हुई है। बताते चले कि जहाँ 3 देशों के अंदर ताबड़तोड़ ये दौरे जिस तरह से है अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर के बीच में नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना का दौरा करेंगे। G20 सम्मेलन को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और पहली बार नाइजीरिया दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी भारत और नाइजीरिया के बीच में राजनीतिक साझेदारी की जो समीक्षा है वो करेंगे और द्वीपीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देशों पर चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल, तो इस साल का G20 समिट ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि बीते साल किस तरह से G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में की थी और उससे पहले मलेशिया में हुआ था। लेकिन इस बार का यह G20 शिखर सम्मेलन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि कई शहरें बदलते हुए नजर आ रही हैं और संभावना इस बात की जाहिर की जा रही है कि अभी हमने हाल ही में जिस तरह से देखा पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रिक्स सम्मेलन में शी जिनपिंग से हुई थी, चीन के राष्ट्रपति, और अब दूसरी मुलाकात बहुत जल्द ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आयोजित होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भी होने जा रही है। तो लास्ट बीता साल काफी खास रहा जब भारत की तरफ से G20 शिखर सम्मेलन को थीम दिया गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और इस बार का जो थीम है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम है। बहरहाल कुछ ताजा अपडेट, जहां पर 16 से 17 नवंबर तक नाइजीरिया में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया काफी महत्वपूर्ण है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का महत्वपूर्ण देश। 17 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम नाइजीरिया का दौरा करता हुआ नजर आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान इस दौरे पर रहेंगे। नाइजीरिया के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे ब्राजील रवाना होंगे, जहां पर इस बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आयोजित होगा 18 और 19 नवंबर को। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान रियो डी जनेरियो में आयोजित शिखर सम्मेलन में न सिर्फ भाग लेंगे बल्कि वैश्विक शांति और कई महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर तमाम देशों के साथ भारत के रुख और भारत के स्टैंड और फ्यूचर पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तमाम G20 सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात होगी, वैश्विक नेताओं से मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फ्यूचर प्लान और साथ ही साथ इस बात की संभावना जो पड़ोसी मुल्क है उनके नेताओं के साथ भी सीधे बायलैटरल टॉक हो सकती है। अब ब्राजील के बाद सीधे पीएम नरेंद्र मोदी गुआना के लिए निकल जाएंगे, जहां पर 19 से 21 नवंबर तक गुआना दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी बात एक तरफ जहां नाइजीरिया और की बात आई, 17 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी नाइजीरिया जा रहे हैं, कोई भारतीय पीएम। 56 साल में कोई भारतीय पीएम पहली बार गुआना जा रहा है। तो किसी भारतीय पीएम ने 1968 में पहली बार ये यात्रा की थी। उसके बाद से गुआना जो भारतीय नीति है उनके नजरिए से दूर रहा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार के नेतृत्व में गुआना को भी काफी महत्व दिया गया है। इसी कड़ी में 19, 20, 21 ये 3 दिन का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का गुआना में रहेगा। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहने वाले हैं। इस यात्रा पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की मेजबानी और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर टेबल टॉक। भारत लगातार रणनीतिक तौर पर काम कर रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी का 16 से 21 नवंबर तक के बीच में ये अहम दौरा और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
embarking on a three-nation visit on Saturday, the 16th of November. He'll go to Nigeria, to Brazil, and to Guyana. The visit to Brazil is for the 19th G20 summit that's being held on the 18th and 19th of November. This is the Prime Minister's third official visit to Brazil. He has visited there earlier in 2014 and then subsequently in 2019. Both occasions were for the BRICS summits that were being hosted by Brazil in those years. This particular G20 summit is also going to be a very special summit because it will be the first time that the African Union will take its place in the G20 grouping as a member. तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के 16 से 21 नवंबर तक के तमाम विदेशी दौरों की जो सूची है विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा कर दी गई है और इस 16 से 21 नवंबर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एक नहीं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 महत्वपूर्ण देशों का दौरा करते नजर आएंगे। वहां के बड़े शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात होगी और हर साल जिस पर पूरे वैश्विक समुदाय की निगाह होती है G20 शिखर सम्मेलन, जिस पर दुनिया के 20 बड़े देश एक टेबल पर बैठकर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G20 समिट इस बार का रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने जा रहा है, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी बीच अगली बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। सेना के ऑपरेशन का आज दूसरा दिन भी जारी है। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की संभावना जाहिर की गई है, तो सेना ने इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कश्मीर घाटी में 2 हफ्ते के दरमियान ये 9वीं मुठभेड़ है। तो लगातार जिस तरह से हम देखते हैं अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर के शुरुआती 2 हफ्ते जब बर्फ का सीजन शुरू हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, ताकि बर्फ गिरने से पहले तमाम रास्ते ब्लॉक होने से पहले पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए आतंकियों की घुसपैठ कराए। लिहाजा सेना ने सबसे पहले मोर्चा उन्हीं इलाकों में संभाला है जहां पर सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की सबसे ज्यादा संभावना नजर आती है। सेना को जैसे ही इनपुट मिला उसके बाद सीधे कुलगाम में मोर्चा संभाला, जहां पर कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली और तुरंत देखते देखते पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी स्थानीय संवाददाता ने दी कि पूरा इलाका गहन जंगलों से घिरा हुआ है, लिहाजा तापमान बहुत नीचे चला जाता है और घने जंगल होने की वजह से आतंकियों के लिए यहाँ से जंगलों के माध्यम से फरार होना आसान हो जाता है। जिस तरह से 9 घटनाएं हुई और अभी तक आप देखिए 8 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और आधिकारिक का जिस तरह से पुष्टि को लेकर बात हो रही थी तो अधिकारी ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर यारीपोरा की बड़ीगाम में हुआ है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना है और ज्यादातर पोस्ट जो है वो बुला ली गई है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुलगाम के अंदर जहां पर इनकाउंटर चल रहा है सेब के बागान की आड़ लेकर ये आतंकवादी वहां पर छिपे हुए थे। लेकिन फिलहाल हामिद ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। हामिद, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आतंकवादियों के फरार होने की खबर सामने आई थी, जरा क्लियर कीजिए किस तरह से अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? जी हाँ, ये सच है कि मिलिटेंट जो है रात के अंधेरे का फायदा उठाने में कामयाब हुए, क्योंकि वहाँ पे घने पेड़ है, घनी बस्ती है, वहाँ पे जो वो बागात से जो उन्होंने पनाह ली थी उस बागात से वो फरार होने में रात को कामयाब हुए। अंधेरे का उनको काफी फायदा हुआ है। इस जमन में ही इस वक्त आर्मी वहाँ से वापस बुलाई जा रही है और जो वहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ थी वो वापस आ गई है। इस वक्त कंक्लूड हो गया है जो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन था पूरी तरह से। उस इलाके को 3 इलाकों को वहाँ पे 3 गाँव जो है सांतरेपोरा है या डेरपोरा है या सुरसुनु है, तीनों गाँवों को वहाँ पे घेरे में ले रखा था। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस के या एसएसजी है उन्होंने उसको घेरे में ले रखा था। रात भर ये कॉर्डन कंटिन्यू रहा, मगर सुबह सवेरे सूरज की किरणें पड़ते सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया। पूरी तरह से पूरे इलाके को खंगाला गया, मगर मिलिटेंट का कहीं भी पता नहीं है।
वहाँ से वो फरार होने में इस वक्त यही लग रहा है कि वो फरार होने में भी कामयाब हुए, मगर आपसी तौर पर अभी अगर कार्डनाक नहीं किया गया, मगर कि वहाँ से आर्मी वहाँ पर बुलाई गई, यही जाहिर होता है कि कार्डनाक हो गया है, मिलिटेंट वहाँ से भागने में कामयाब हुआ है। जी ठीक है हामिद, अक्सर हमने देखा है कि जब जब ठंड परवान चढ़ने लगती है, स्नोफॉल का आगाज हो रहा होता है और इससे पहले कि तमाम रास्ते बर्फ से एकदम फट जाएं, ब्लॉक हो जाए, उससे पहले पाकिस्तान इस तरह से कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट की घुसपैठ करा दे। लिहाजा ये पूरा जो पीरियड होता है अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर का मिड टाइम, ये सेना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की होती है कि इन्हीं रास्तों के माध्यम से आतंकियों की घुसपैठ हो। हाँ, ये बस सही है कि नवंबर के महीने में ज्यादा ही क्रूशियल रहता है आर्मी और सीआरपीएफ के लिए। यहाँ पे यही है कि जंगलात में जो पनाह लेते हैं वो मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं। जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाती है उसके बाद वो जंगलों की तरफ रुख करते हैं। जब बर्फ पड़ने की आशंका होती है या सर्दियाँ ज्यादा बढ़ जाती है, उस वक्त वहाँ से मिलिटेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से वहाँ पे उनका रहन सहन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और आर्मी के लिए भी एक चैलेंज होता है कि मैदानी इलाकों की तरफ मिलिटेंट्स का रुख होता है। यही टाइम होता है कि आर्मी जो है चौकन रहती है। इस वजह से कई सारे इनकाउंटर भी हो जाते हैं, कई सारे पकड़े भी जाते हैं, या अपर ग्राउंड जो वर्कर्स है उनको भी पकड़ लिया जाता है। उस वजह से उनके जंगलों में उनका रहने की जगह रात गुजर चुकी है इस मुठभेड़ या फिर सर्च ऑपरेशन के लिहाज से। सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्या ये जो पूरा एनकाउंटर है उसे कंक्लूड करने की तरफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, या अभी आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा पूरे इलाके की सर्च का? नहीं, इस वक्त इलाके को पूरी तरह से छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से आर्मी वापस आ रही है, गाड़ियों में भर के वापस आ रही है। जो भी हथियार थे वो उठाए जा रहे हैं, जो वहाँ पे कांटेदार तार लगाई गई थी उनको हटा दिया गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको खत्म कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी रहेंगी, मगर अभी इस वक्त जो है वहाँ से कंक्लूड करके वो आर्मी जवान जो है वापस आ रहे हैं। वो जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा या बाकी चीजें जो इंस्टॉल कर दी गई थी उनको वापस उठा लिया जा रहा है। इस वक्त यही लग रहा है कि मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए, जो रात भर वहाँ पे लगातार सेना के सामने चुनौती है कि पूरे इलाके को लगातार वो अपनी पैनी निगाहों की इर्द गिर्द देखे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे चिल्ड्रन डे की, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आगे बढ़ रहे बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती की, जहां पर आज पूरा हिंदुस्तान बाल दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाता नजर आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। बाल दिवस के रूप में भी आज का दिन खास तौर पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के जनक, संस्थानों के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर, दूरदर्शी, समावेशी हिंद के जवाहर कि यही मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के आधार स्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए आज अपने मन की भावनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाल दिवस के रूप में किस तरह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को मनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हुई है, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्स पर पोस्ट किया गया है। लेकिन बताते चले कि बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का दिन है। और इस दिन स्कूल और समुदाय के अंदर सभी बच्चों की क्षमता को पहचानने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और ये एक ऐसा अवसर है
जब हम बच्चों के महत्व को, बचपन को पहचानते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, और यदि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए काम किया जाए तो ये सीधी श्रद्धांजलि पंडित जवाहरलाल नेहरू को होती है। आपको बताते चले कि बच्चों की खुशियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश आज के दिन होती है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है, जिसे भावनी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और आप देखिए उनके काम को किस तरह से आज के दिन याद भी किया जा रहा है। पुष्पांजलि आज अर्पित उन्हें की गई है प्रियंका गांधी की तरफ से भी, लेकिन फिलहाल इस दिन की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही हुई, जो बच्चों से काफी प्रेम करते थे। पंडित नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को होता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उनका लगाव बच्चों के साथ था, इसलिए आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी बीच अब आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावी राज्य महाराष्ट्र से लेकर पड़ोसी राज्य गुजरात तक ईडी की टीम की छापेमारी का सिलसिला जारी है। अब तक कुल इन दोनों ही राज्यों के 23 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से छापेमारी की जो तमाम गतिविधियां उनको अंजाम दिया गया है। फर्जी आईडी से बैंक खाते खुलवाने का मामला संज्ञान में आया ईडी के जानकारों से। एक दिन पहले झारखंड के अंदर इसी तरह से बड़ी कार्रवाई होती है जो सवालों की घेरे में आ जाती है, लेकिन आज आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर 23 ठिकानों पर दबिश दी गई है, और ये कहा गया है कि फर्जी आईडी लगाकर ब्रांच के अंदर खाते खुलवाए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि झारखंड में जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसी को मद्देनजर रखते हुए झामुमो पार्टी की तरफ से बड़ा कटाक्ष, बड़ा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा गया। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से आज 23 ठिकानों पर दबिश दी गई है, तो एक एक करके दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर फर्जी आईडी लगाकर बैंक के अंदर खाते खोले गए, और उसके बाद वहाँ पर पैसों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बड़ी कार्रवाई आप देखिए 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ईडी की ये बड़ी कार्रवाई कई तरह के सवाल। बड़ा बयान आया है महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया का, जहां पर बेनामी हवाले के माध्यम से करोड़ों के लेन देन की बात सामने। उन्होंने कहा कि अलग अलग खातों में कैश ट्रांसफर किया गया। मालेगांव में 250 करोड़ के बेनामी ट्रांजैक्शन का खुलासा खुद किरीट सोमैया कहते नजर आए। उनका बड़ा दावा है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल विपक्ष के नेता 125 करोड़ की फंडिंग वोट जिहाद के लिए की जा रही है। तो वोट जिहाद के लिए पैसे आ रहे हैं। किरीट सोमैया महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि बेनामी हवाले के जरिए 125 करोड़ की ट्रांजैक्शन विपक्ष के अलग अलग नेताओं के माध्यम से फर्जी बैंक अकाउंट जो फर्जी आईडी के आधार पर खोले गए, उनके माध्यम से किया गया ताकि वोट जिहाद किया जा सके। लेकिन कुणाल, झारखंड के अंदर भी हवाला के पैसों को लेकर ही बात कही गई थी कि आईटी विभाग की तरफ से भी छापेमारी की गई, ईडी की तरफ से भी दबिश की गई, और इससे पहले आपने देखा कि 2019 में भी किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज जो बड़ी अपडेट देखने को मिली है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर आप देखिए अभी 288 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले इस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम ईडी की तरफ से दिया गया है। किन किन लोगों के नाम सामने आएंगे, कौन से बड़े चेहरे रहेंगे, राजनीति से जुड़े हुए लोग रहेंगे या फिर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए ज्यादातर लोग रहेंगे। बहुत से लोगों के खिलाफ इस वक्त आप देखिए चर्चा भी चल रही है कि नाम आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक बड़ी खबर मालेगांव से भी सामने आई है कि 250 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला हुआ है, जिसमें पैसों पर लेन देन किया गया है। तो जाहिर तौर पर अब चुनावों का दौर चल रहा है, ऐसे सारे कामों को रोक लगाने की भी जरूरत है, कार्रवाई करने की भी जरूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से 20 नवंबर को चुनाव है और आज ईडी की कार्रवाई हुई है, विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरेंगी? बिल्कुल अच्छा, लगातार संभावना इसी बात की बनी रहती है कि इलेक्शन के दौरान ही सबसे ज्यादा ब्लैक मनी या फिर कहा जाए अन्य कुछ असामाजिक तत्व वो जो इलेक्शन है उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसके लिए लगातार जांच एजेंसियां सतर्क रहती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर बात महाराष्ट्र की हो रही है, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 जनसभाएं करने जा रहे हैं। दोपहर में छत्रपति संभाजी नगर पनवेल जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शाम को मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी लगातार महाराष्ट्र में एनडीए की तरफ से लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आपको बता दें, उन्होंने 12 नवंबर को बयान दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने सिर्फ खूनी खेल खेला है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को भी एक बयान दिया, जिससे विपक्ष
कटपका गया, सवालों के कटघरे में आया कि हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं, जहां से राज्य सरकारों से पैसा शाही परिवार को आ रहा है और प्रदेश का विकास रुक गया है। 8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी को लगातार आपने देखा 370 को लेकर चांद क्लियर करने की बात हो रही थी, उस पर घेरने की कोशिश की गई, फिर संविधान दिखाने की बात को लेकर यहाँ पर जो किताब के कोरे पन्ने पर बात हुई, इस पर घेरने की कोशिश हुई और फिर प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि सीधा सीधा भारत को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन कहाँ कहाँ पर रैलियां होने वाली है वो जरा आपको बताते चले। छत्रपति संभाजी नगर में पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, दोपहर 2:15 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद लगातार काम जो है वो देखिए किस तरह से चल रहा है। शाम 4:30 पर पनवेल में यहाँ चुनावी रैली करेंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम शाम 6:30 पर रखा गया है, जो कि मुंबई में आखिरी जनसभा होगी। आम जनता को जब संबोधित करेंगे तो आप देखिए सीधा सीधा हमला कांग्रेस पार्टी पर होगा। इस बीच में लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है और अब 12 नवंबर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने सिर्फ देश को यहाँ पर लूटा है, सिर्फ खुली खेल यहाँ पर दिया है। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार है, जहाँ पर आप देखिए एटीएम के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि पिछले दिनों कुणाल आपने देखा किस तरह से पैसों की रिकवरी यहाँ पर हुई। और अगर हम झारखंड की बात करें तो करोड़ों रुपए का पैसा तो सिर्फ दहेज देकर कर्मचारी के घर के अंदर से ही बरामद होता है, तो कई तरह के सवालिया निशान जरूर उठते हैं। बिल्कुल कांग्रेस को SC, OBC से हमेशा से नफरत रही है, इसलिए नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण का हमेशा विरोध किया। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि SC, OBC एकजुट हो जाए, इसलिए आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने SC, OBC समाज को बांटे रखा और जैसे ही SC, OBC एकजुट हुए कांग्रेस कमजोर हो गई। केंद्र सरकार में उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना ही बंद हो गया। अब कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है और इसलिए उसने SC, OBC की एकता को तोड़ने का, आपको बांटने का खेल खेला है, एक नई साजिश रची है। कांग्रेस SC, OBC की सामूहिक ताकत को कमजोर करना चाहती से जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के बाद हकीम महज 5 दिन का इंतजार और उसके बाद 20 तारीख को एक ही साथ सभी 288 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। लगातार ताबड़तोड़ रैलियों का दिन आज का भी रहने वाला है, जहां पर एनडीए की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कई दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। पनवेल से लेकर मुंबई तक हवा बनाने का काम आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे एनडीए के पक्ष में। तुरंत देखिए, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी 8 तारीख से लेकर के आज तक जो महाराष्ट्र के दौरे पर है, तो कहीं न कहीं ताबड़तोड़ रैलियां जो है पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज संभाजी नगर में जो रैली होगी उस पर भी जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस और शिवसेना पर शिवसेना पर वो निशाना साधेंगे। पनवेल में फिर उसके बाद रैली होगी और मुंबई जो है वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ रहा है। अब उद्धव ठाकरे पर वो निशाना साधेंगे या फिर कांग्रेस पर निशाना साधेंगे, ये देखना होगा। लेकिन कहीं न कहीं लगातार ये जो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, बीजेपी के पक्ष में चुनाव आए और कहीं न कहीं सत्ता जो है वह महायुति को मिले, इसके लिए लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर रहे हैं। आने वाले समय में 20 तारीख को बस 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में जो है वो जनमत वोटिंग बैलेट मशीन में जो है वो डाला जाएगा, 23 को रिजल्ट आएंगे, परिणाम तभी सामने आएगी क्या होता है। प्रधानमंत्री घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र चुनाव हो, कांग्रेस पर निशाना है। लेकिन पिछले 5 सालों में 3 सरकारें आई और 3 सरकारों में बड़े प्रोजेक्ट गंवाए गए। 7.83 लाख करोड़ रुपए का कर्ज को लेकर भी बात हुई। क्या लगता है कि उसका असर इस बार चुनावों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो घमासान 5 सालों में सरकारों में रहा? आशा देखिए, जिस तरीके से 5 सालों में घमासान रहा है, कहीं न कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता में जो है वो रोष है। अब ये रोष किसके तरफ जाता है 20 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार बदली है,
2 घंटे वाली सरकार देवेंद्र फडणवीस की रही थी, उसके बाद जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उसके बाद 2.5 साल के बाद फिर से जो है महायुति की सरकार महाराष्ट्र में है। अब तक वो सरकार रही है और उसी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो है वो ये चुनाव जो है वो विधानसभा का वो होने जा रहा है। ऐसे में अब क्या कुछ होता है ये तो अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 20 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो राष्ट्रीय लेवल के नेता जो है वो महाराष्ट्र में आकर के कर रहे हैं, इसका भी कुछ असर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की बात जो है वो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग तक पहुंचती है और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं इसका कितना प्रभाव, कितना असर लोगों के। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, 144 का आंकड़ा आपको बहुमत के तौर पर चाहिए, लेकिन महज यहाँ पर 164 पर ही यहाँ बीजेपी जो है वो 2019 में उतरी थी, लेकिन इस बार आप देखिए 144 पर ही किस तरह से सिमटना तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। क्या लगता है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर 19 सीटों पर फोकस किया गया, जहां से कैशबैक के तौर पर कुछ मिलेगा, ज्यादातर मेहनत अपनी ना गवाए हुए सीधा फोकस किया गया है? अच्छा देखिए, भले ही 3 दल जो है महायुति में रही है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि वो पूर्ण बहुमत जो है वो सत्ता में लाए और बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाए। ऐसे में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, भले ही उनके आंकड़े कम हुए हो, लेकिन जितने आंकड़े उनको मिले हैं उतने आंकड़ों पर और कुछ जिस तरीके से निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो निर्दलीय भी अगर चुन करके आते हैं तो उनको बीजेपी के खेमे में लाने की पूर्ण तरीके से जो है वो कोशिश रहेगी चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, और इसी तर्ज पर जो है वो सरकार बनाने के लिए महायुति आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आपका हकीम, हमारे साथ सीधे महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। यहाँ से छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, खबरें अभी और भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले झारखंड आपको लिए चलेंगे, जहां पर देखिए चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रचार तेज कर दिया गया है और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रैलियां करेंगे, बोकारो के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर यूपी के सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता लगातार रैलियों पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए झारखंड के अंदर पहले चरण का चुनाव होता है और 77% का आंकड़ा जो है वो चला जाता है मतदान का, लेकिन अब दूसरे चरण का चुनाव है। बोकारो में पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री और लगातार आप देखिए किस तरह से कटेंगे बटेंगे का नारा दिया गया। पोस्टर वार यूपी के अंदर भी बची हुई है, लेकिन उस बीच में झारखंड के अंदर किन मुद्दों को गिनाने की कोशिश, धर्मांतरण का मुद्दा, घुसपैठियों को मद्देनजर रखते हुए मेथी माटी को लेकर यहाँ पर जिस तरह से बड़ी बातें कही गई, कई तरह के सवाल रखे गए, लेकिन बोकारो के अंदर जब आज जनसभा को संबोधित करेंगे तो अहम मुद्दे कौन से गिनाए जाएंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए दूसरे चरण का चुनाव होना है, महज 78 सीटों पर ये दाव यहाँ पर इस बार खेला जाएगा, क्योंकि 43 सीटों पर पहले चरण पर चुनाव हुआ और अब दूसरे चरण में 78 सीटों पर खेल होना है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने स्टार प्रचारक झारखंड के अंदर उतारे गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आजसू, आरजेडी और यहाँ एलजेपी की तरफ से भी दाव खेलने की कोशिश की गई। झामुमो कांग्रेस अलग से मैदान में, लेकिन इस बीच में पिक्चर यहाँ पर किस तरह से क्लियर होगी ये तो 23 नवंबर को साफ होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड के अंदर दूसरे चरण का चुनाव जो है वो जारी है। बिल्कुल, तो अब आप देखिए इसके प्रचार को फिलहाल जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दूसरे चरण को लेकर बातें अब ये उठ रही हैं कि प्रचार को मद्देनजर रखते हुए मुद्दे गिनाने की कोशिश होगी, बोकारो के अंदर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, किस तरह की ये पूरी रैली है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रखा गया है और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें गिनाने की कोशिश होगी? देखिए, बोकारो सीट पर भाजपा का बहुत लंबे समय से शासन रहा है। विधानसभा की बात करें तो बोकारो शहरी क्षेत्र में आता है और झारखंड के लगभग सभी शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत मानी जाती है और पिछले 3 विधानसभाओं से
भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार काबिज है। कुल मिलाकर बात यह है कि आज जो योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित की गई है वो सिर्फ बोकारो को लेकर ही नहीं बल्कि बोकारो के आसपास 4 अन्य विधानसभा क्षेत्र जो हैं, जो कुछ धनबाद से जुड़े हुए विधानसभा क्षेत्र हैं और बाकी बोकारो जिले के 3 अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी को टारगेट करने का योगी आदित्यनाथ की मंशा रहेगी। और केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी आज झारखंड में है। गिरिडीह में जेपी नड्डा जी का एक सभा है और संथाल परगना में अमित शाह जी की एक सभा आयोजित की गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो कद्दावर नेता हैं उन लोगों ने भी दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अपनी अपनी रैलियां प्रारंभ कर दी है। कुणाल और आशा आपको इस चीज कंफर्म करा दें, दूसरे चरण की जो 38 सीटों पर वोटिंग होनी है इसमें संथाल परगना की 24 सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि अक्सर अब तक का जो राजनीतिक इतिहास रहा है संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन मजबूत देखी जाती रही है। कल के वोटिंग के आधार पर दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है, क्योंकि जहां पर जिनको भी कोई कमी दिखाई दी होगी या कमी दिखी होगी अपने चुनाव के दौरान में, वो उसको भरपाई करने के लिए अब दूसरे चरण में अपना प्रयास तेज करें। अब बड़ी बात है कि जिन 48 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, अगर हम उसको सीट वाइज देख लें तो बीजेपी के खाते में इन 48 में से महज 10 सीटें ही आई थी। बीजेपी के ऊपर प्रेशर होगा, नो डाउट। हमने देखा कि किस तरह से ना बटेंगे ना कटेंगे, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, आदिवासी अस्मिता, ये मुद्दे पहले चरण में हावी हुए। क्या नजर आ रहा है नवीन ग्राउंड जीरो पर? इन्हीं मुद्दों की कंटिन्यूटी दूसरे फेज में भी नजर आएगी या चरणबद्ध तरीके से सीट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हुई है अपनी चुनावी रणनीति को भी बदलने के लिए? कुणाल, 38 सीटों पर चुनाव है दूसरे चरण में, और 38 सीटों पर चुनाव है तो आप ये देखिए कि ये जो 38 सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होने जा रहा है, इन्हीं 38 सीटों में से ज्यादातर सीटों की राजनीति हमें पहले चरण के 43 सीटों पे हुई वोटिंग में देखने को मिली। इन्हीं 38 सीटों पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इन्हीं 38 सीटों पर आदिवासी अस्मिता का सवाल उठाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इन्हीं 38 सीटों पर विकास ना पहुंचा पाने का मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हीं 38 सीटों की जो बात करेंगे, इन्हीं 38 सीटों पर जो बेसिक सुविधाएं हैं जो आज तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो हम लगातार कल भी जनता तक पहुंचा रहे थे कि झारखंड का कल जो वोटिंग हुई है उसमें तकरीबन 40% ऐसे एरियाज हैं जहां के लोग आज भी स्वच्छ पानी पीने के लिए रास्ता देख रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएगी। लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर थे, वहां अभी भी मजबूर है। लाल पानी, हम उस पानी को संज्ञा देते हैं जो पहाड़ों से झरने के माध्यम से पानी निकलकर आता है और लोग वो पानी अपने दैनिक जीवन में पीने, खाने और नहाने धोने सब काम के लिए उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझ कर चलिए कि एक राज्य जो 24 साल जिसको अलग राज्य बने हुए हो गया, आप वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी सरकार पर भले ही यहाँ 16 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो या अन्य पार्टियों का कुछ समय तक शासन रहा हो। जी नवीन, आवाज आ रही है? सरकार ने तर्क दिया कि कुछ ही समय हुआ है सरकार बनने में, ज्यादा समय हमें नहीं मिल पाया जिसकी वजह से काम नहीं कर पाए। बहरहाल सवाल ये है कि 3 सीटों पर जयराम की पार्टी का क्या इस बार जोर दिखेगा? सीटें हैं यहाँ पर डुमरी, धर्मो और सिल्ली विधानसभा, जहाँ पर लोकसभा चुनावों में ज्यादातर दमदार उपस्थिति उन्होंने दर्ज की थी। देखिए, डुमरी से जयराम खुद चुनावी मैदान में है और बेबी देवी वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। जयराम रमेश की पार्टी ने जो कमाल लोकसभा चुनाव में करके दिखाया था, वोट काटे उन्होंने बहुत सारे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर कारण इसके पीछे एक माना जा रहा है कि जो युवा शक्ति है, क्योंकि जयराम रमेश ने अपने जो चुनाव प्रचार जहां जहां किए उसमें सिर्फ एक। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद, दिल्ली पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ तिरुपति बाला मंदिर में दर्शन किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आशीर्वाद भी लिया है परिवार के लिए। तो अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है,
एक्शन मोड में है अरविंद केजरीवाल। तस्वीर आपके सामने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की, जहां पर वो तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश में, परिवार से आशीर्वाद लिया। और ऑब्वियस है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, इस बात की मनोकामना उन्होंने मांगी होगी। तो इसी बीच बड़ी खबर सीधे दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे अपने परिवार के साथ, दर्शन किए बालाजी महाराज के और आशीर्वाद भी लिया। साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। और साथ ही बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ तिरुपति बालाजी से ही दर्शन नहीं किए हैं, माता वैष्णो देवी के भी दर्शन किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज अपनी धर्मपत्नी के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचा और वहां पर भी दर्शन किए। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने तिरुपति बालाजी के मंदिर की, जहाँ पर किस तरह से आप देखिए माथा टेका गया है, आशीर्वाद दिया गया और फिर विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयारियां तेज कर दी गई। बालाजी में भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अभी हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से और सभी की भलाई के लिए, सब लोग स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो, हमारा देश तरक्की करे, दिल्ली भी तरक्की करे, सब लोग तरक्की करें, सबके घर में बरकत हो, इसकी भगवान से प्रार्थना की। तो पहली बार तुम इधर दर्शन के लिए? मैं पहली बार आया। ऐसा बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए और उन्होंने कहा कि यहां पहली बार आकर उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। सीधे रुक कर रहे हरियाणा विधानसभा की तरफ, जहां पर सत्र का आयोजन चल रहा है। एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावीबाग की रात का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLA का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन को रास्ता आप निकालें। दूसरा स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट, अथनी कुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई। अथनी कुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी अथनी कुंड बराज से, अथनी कुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये, मैं विधानसभा के सत्र पर ही बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर, बात आई बहुत, पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्चे। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हो गई। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्चे में, क्योंकि कमीशन के MLA के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड थी, वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए।
ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ही जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते थे कि क्या कांड थे जी, कहाँ कितना पैसा था, किसके पास गया, कहाँ रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी कि आपने कहा कि 2 लाख समय का जरूर ध्यान रखें। 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें CMI की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मेरे देखो डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोले गलत, तो आप कह रहे हो हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 बार स्पीकर सर हम नहीं करते। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची देकर लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आए ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आए। जनता इतनी पागल नहीं रही है, खड़े होकर कुछ भी कर और वो मान लेंगे, उसका कुछ भी करेंगे, उसका बात करें। स्पीकर सर मैंने कोई बात नहीं बोल रहे अदर जी, कोई बात नहीं उन्होंने लगाया है और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं। जो आपकी मैंने अनाउंस किया, झूठा विड्रॉ करवाऊंगा। अगर हमारा विधान पार्लियामेंट और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर दिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने कंक्लूड कीजिए पार्लियामेंट पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर जो है ना, गंभीर विषय आया था, उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर नहीं यार, एवरीबडी का ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब आप पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री वर्ड का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली। तो हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा स्पीकर सत्र का संचालन करते हुए 3 दिन का विशेष सत्र है। नई नवेली सैनी सरकार है, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। देखना बेहद खास होगा कि सत्र कितना संचालित बेहतर ढंग से होता है और कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं को पटल पर रखने के साथ साथ उन्हें पास भी किया जाता है। छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे जारी रहेंगी। आसमान से आगे उड़ूंगी और जिम्मेदारी भी निभाऊंगी LIC के साथ। LIC प्रीमियम भरा टाइम पर, दिल की सुनी LIC के साथ। LIC हर पल आपके साथ। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, बरसाती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद सिखाते हैं। वाह